हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम जो सेकंड पार्ट है उसको करेंगे। नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है। और उसी के साथ ही क्या है कि जैसे आज जो है 1 जनवरी है और यहाँ पे क्या है कि आज जो है नया साल है, तो मैं आप सबको नए साल की जो है मुबारकबाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये जो नया साल है आप सबके लिए खुशियाँ लेके आए। और उसी तरह क्या है कि इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट माई सेकेंड चैनल, दैट इज़ दी शशि अग्रवाल। अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पे हम किस वे से करते हैं। एक एक्रूअल बेसिस है, एक कैश बेसिस है, एक हाइब्रिड है। एक्रूअल बेसिस के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, तो जो भी हमारे जो रेवेन्यू है, कैश है, एसेट है, लाइबिलिटीज़ है, अगर वो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करता है तो ये इमटेरियल है, चाहे वो हमने पे किया है चाहे नहीं पे किया, ड्यू हो चुका है, वो हमने एक्रूअल बेसिस ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। अगर कोई एक्सपेंस ड्यू हो चुका है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया तो उसको हमने रिकॉर्ड करना है। इनकम जो है ड्यू हो चुकी है, हमने रिसीव नहीं किया तो वहाँ पे भी उसको हमने रिकॉर्ड करना है। कैश बेसिस के अंदर क्या होता है कि जो हम एक्चुअल में कैश को पे करते हैं या रिसीव करते हैं तभी हमने रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज़ हमने नहीं रिकॉर्ड करना। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि कुछ पार्ट एक्रूअल बेसिस पे होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो कैश बेसिस पे होता है। जैसे मान लो हमने इनकम रिसीव की है तो उसको हम जो है कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, उसका एक्रूड पार्ट जो है हम रिकॉर्ड नहीं करते। एक्सपेंडिचर जो है वो हम ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको जो है हाइब्रिड सिस्टम क्या देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ दी अकाउंटिंग। एक तो क्या है कि देखो जो अकाउंटिंग का फंक्शन है जिसके अंदर हम पूरी जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड जो है बना रहे जिसके अंदर हम डेट वाइज जो होते हैं सिस्टमेटिक मैनर के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा जो है टू कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़। अब देखो जो बिज़नेस है उसके अंदर ऑनर जो है उसको भी होता है कि मैंने इतना पैसा लगाया है, गवर्नमेंट को भी होता है कि हमने पॉलिसीज़ बनानी है, रेगुलेटरी एजेंसी जो है उनको भी होता है कि हमने इस पर कितना टैक्स बनता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी देखना चाहते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स होते हैं डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टी को बताए जाते हैं। और उसी तरह जो लीगल कंप्लायंस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, कंपनी एक्ट है, तो उसके तहत जो है अकाउंट्स बनाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हर चीज़ का ब्यूरो होता है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें पता होता है कि यहाँ से पैसा आया है, यहाँ पे पैसा गया है और सबका उसका रिकॉर्ड होता है। तो जिसकी वजह से जो अकाउंटिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम सिस्टमेटिक मैनर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द अनवांटेड यूज़, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ हिसाब किताब जो है लिखा जाता है। अब देखो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके जो 2 यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल यूज़र्स के अंदर मैनेजमेंट हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ऑनर्स हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स जो बाहर वाली पार्टीज़ होती हैं, क्रेडिटर्स हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेरियस टाइप के यूज़र जो हैं जिनको फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं। देखो बिज़नेस के अंदर अपना पैसा जो है पंप करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं, तो उनको होता है कि हमने पैसा दिया है तो वो देखना चाहते हैं कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या निकाल लेनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। क्योंकि अगर जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो वहाँ पे ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो है सेपरेट हैंड्स में होती है। तो इन्वेस्टर्स को होता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे चल रही है।
एम्प्लॉय जो होता है, देखो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है तो उसको भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि उसका भविष्य जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल है, ग्रोथ हो रही है, तो एम्प्लॉय को भी उसका बेनिफिट होता है, एम्प्लॉय को भी राइट टाइम पे सैलरी मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं। और उसी तरह ही जो पार्टीज लैंड करती हैं, क्योंकि उन्होंने लैंड किया है तो वो भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि हमने जो पैसा उधार दिया है क्या उसका प्रिंसिपल, उसका इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या नहीं है। सप्लायर और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो भी फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं उनसे जज करते हैं कि फ़र्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। कस्टमर भी जो होते हैं कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं जो स्टेबल है, जो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि अगर हमने चीज़ खरीदी है, कल को वो कंपनी बंद हो जाएगी तो उसकी उसका मतलब नेचुरली उसके स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो कहाँ से हम लेंगे। तो कस्टमर को भी ये होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ ओरिएंटेड है तो डेफिनेटली वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी, रेगुलर बेसिस पे उनको चीज़ें सप्लाई करेगी। गवर्नमेंट जो है उसने पॉलिसीज़ बनानी होती है, तो उसके लिए भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, पोजीशन क्या है। उसी तरह जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है उसको भी चाहिए होती है। लोगों को भी जानना ज़रूरी होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होती हैं तो उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह से वो जो सोसाइटी है उसकी बेटरमेंट के लिए काम करती हैं। उसी तरह जो मैनेजमेंट होती है, क्योंकि वो भी ये जानना चाहती है कि जो हमने मैनेज किया है ऑर्गेनाइजेशन को उसके रिजल्ट्स क्या निकले हैं, क्या हमने इफ़ेक्टिवली मैनेज किया है या नहीं किया है। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन, अदर सब्जेक्ट के साथ, जैसे अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये सीखते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक सही डिसीज़न जो है लेना पड़ता है। जो अकाउंटिंग है ये जो हम डिसीज़न लेते हैं उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डाटा प्रोवाइड करता है। तो इकोनॉमिक थ्योरी जो है किस तरह से हम अकाउंटिंग के अंदर जो है डिसीज़न लेते हैं ताकि हम अपने रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकें, तो इकोनॉमिक थ्योरी जो है उन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। स्टिल हम कह सकते हैं कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी गैप है। अकाउंटेंट जो होता है उसको बेसिकली जो वैल्यू है, इनकम है, मेंटेनेंस है, उसका जो अंदाज़ा होता है, जो एस्टिमेशन होती है वो उसको इकोनॉमिक्स से प्रोवाइड होती है। अकाउंटिंग जो है देखो डाटा प्रोवाइड करती है ताकि उसका सही डिसीजन जो है लिया जा सके। तो अकाउंटिंग जो है इकोनॉमिक्स के साथ जो है ओवरलैप करती है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग के अंदर डाटा प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिक थ्योरी जो है हमें टूल्स प्रोवाइड करती हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जो अकाउंटेंट है उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली जो है इकोनॉमिक्स से मिलती है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का भी गहरा संबंध है। उसी तरह हम देखते हैं अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स भी आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से क्या होता है कि जो अकाउंटिंग डाटा होता है उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी इंटरप्रिटेशन को हम स्टैटिस्टिकल मेथड लगा के यूज़ करते हैं। तो जो अकाउंटिंग के पर्पज़ से हम देखें तो हर एक आइटम जो है इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम क्लासीफाई करते हैं कि ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो और जो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक मॉडल होते हैं ये डिसीज़न के लिए हमें हेल्प करते हैं। जैसे ऑपरेशन सर्च टेक्निक है वो यूज़ की जाती है, ये मैथमेटिकली भी मतलब जो है। और उसी तरह जो स्टैटिस्टिक्स है बहुत सारे जो रेशियोज़ होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हमें बताता है, जिसके अंदर क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करके हम उनकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। उसी तरह क्या है कि जो अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स है इसका भी काफ़ी आपस में रिलेशन होता है, क्योंकि जो डबल एंट्री बुक कीपिंग होते हैं उनको अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक और अलजेब्रा की नॉलेज जो है वेरी मच नीडेड, क्योंकि जब हम अकाउंट्स के अंदर जो कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ पे मैथमेटिक्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स जो है ये डेवलपिंग डिसीजन के लिए यूज़ की जाते हैं। जैसे ऑपरेशन सर्च हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, किस तरह से हमने डिसीजन को ऑप्टिमाइज़ करना है। ग्राफ एंड चार्ट्स जो है यूज़ किए जाते हैं। और उसी तरह मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है
वो एक एडेड बेनिफिट जो है होती है, जिस द्वारा हम अकाउंट्स को सही तरीके से कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड लॉ का भी जो है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है लीगल इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है जहाँ पे देश के बहुत सारे कानून जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह कंपनी एक्ट की प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होती हैं। तो बहुत सारे जो लॉज होते हैं वो जो है इसको गवर्न करते हैं। जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, तो उनके ऊपर भी जो है उनकी लेजिस्लेशन के लॉज जो हैं एप्लीकेबल होते हैं। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, देखो जो मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ी टर्म है, बहुत इसके अंदर चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अकाउंटेंट जो है मैनेजमेंट के अंदर भी इसका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं उनको प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी डिसीज़न लेने होते हैं वहाँ पे उस अकाउंटेंट जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है, ताकि मैनेजमेंट जो है सही डिसीज़न ले सके। तो उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। अब देखो जो बिज़नेस है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉफिटेबल है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है कि ये राइट टाइम पे अपनी मेच्योरिटीज़ को, लाइबिलिटीज़ को चुका सकता है। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सॉल्वेंसी क्या है, और ये बिज़नेस की जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह की है, ग्रोथ किस तरह से हो रही है, क्या ट्रेंड है, सारा कुछ जो है डिस्क्लोज़ करता है। आज की डेट के अंदर जो बिज़नेस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और जिसके बेसिस पे हम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। ओवर द ईयर भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पहले से बेटर हुई है या ख़राब हुई है। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग है, क्योंकि जैसे ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन करना चाहती है, अपने काम को एक्सपैंड करना चाहती है, या अपने कुछ यूनिट जो है क्लोज करना चाहती है, तो ये काफ़ी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकती है। और उसी तरह जो हमारी फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे वी टेक द डिसीजन कि हम इस तरह से हमारी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ है जिसको हम हैंडल करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स हैं, ऑनर्स हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जिनको ये प्रोवाइड करता है। और उसी तरह इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ बनाती है, टैक्स रेट्स बनाती है, सब्सिडीज़ वगैरह जो है देती है। उसी तरह हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। अब देखो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि जो स्टाफ है ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, लेकिन जो नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन है वो अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती। और उसी तरह देखो जो अकाउंट्स के अंदर बताया जाता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, कि जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो गया, उसके 6 महीनों के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो जो कि पोस्ट मॉर्टम होता है। और आज की डेट के अंदर अगर हम उसकी वर्थ देखना चाहें तो वो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और यहाँ पे जो एसेट्स होती हैं उसको कॉस्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो वो मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करती। इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है उसको असेस नहीं कर सकते। और इसके अंदर भी जो जैसे मटेरियल आता है हमारे पास, लीफो मेथड भी है, फीफो मेथड भी है। अब हम कोई भी मेथड जो है चूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि रिज़ल्ट डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह जो अकाउंटिंग है ये पर्सनल जजमेंट से भी इन्फ्लुएंस होती है। जैसे मैंने आपको बताया लीफो है, फीफो है। तो लीफो के अंदर क्या होता है कि देखो जो लास्ट होता है, जो बेसिकली जो लेटेस्ट आया होता है उसको हम पहले इशू करते हैं, लेकिन जो फीफो होता है उसको जो पहले आया होता है उसको हम इशू करते हैं। तो डेफिनेटली जो पर्सनल जजमेंट है वो भी हमारी जो है किस तरह की पॉलिसी हम स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे हैं या रिटन डाउन वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये पोस्ट मॉर्टम होता है। जो हमने खर्चा किया है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और उसी तरह ही देखो जो बेसिकली जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है रिलायबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये जो है एक तो रिलायबल होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकें कि ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती हैं,
यहाँ पे बाइसनेस नहीं है, कोई एरर नहीं है। ये प्रॉपर जो है इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जहाँ से ये रिकॉर्ड की गई है। और उसी तरह जो काउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये रेलिवेंट होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सके हैं। ये नहीं है कि इसके अंदर जो मटेरियल आइटम्स होती हैं उनको डिस्क्लोज़ किया जाता है। ये नहीं है कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे दी है जो कि रेलिवेंट नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग को हम इस तरह से रिज़ल्ट को डिपिक्ट करते हैं ताकि वो एक आम आदमी जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और इन्फॉर्मेशन इस ढंग से प्रेजेंट की जाती है ताकि उसको अगर हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने रिज़ल्ट को कंपेयर करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं।